नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी गाड़ी लेने के लिए जाएंगे तो इस चीज के बहुत ज्यादा चांस है कि आप लोन पर गाड़ी ले रहे हैं, तो आप एक गलत लोन अपनी गाड़ी के लिए ले लेंगे। क्यों? क्योंकि 10 में से 8 लोग ऑलरेडी ये चीज कर चुके हैं, और आने वाले 10 में से 8 लोग भी यही गलती करेंगे। वो गलतियां रिपीट हो ही रही हैं। हम अक्सर महंगा लोन ले आते हैं क्योंकि हमें सस्ता मिल सकता है। हम अक्सर उन चीजों को छोड़ देते हैं जो बाद में जाकर हमें परेशानी में डाल सकती हैं अपने लोन के रिगार्डिंग, क्योंकि हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आज हम उन्हीं चीजों की, छोटी छोटी चीजों की बात कर रहे हैं जो आपको कार लोन लेते समय थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपको लोन थोड़ा सस्ता भी मिल सके। और जब नेक्स्ट टाइम आप उसकी ईएमआई वगैरह भर रहे हैं, या आप उसको क्लोज कराने के लिए जा रहे हैं, या जैसे जैसे उसका टाइम जाएगा, तो आपको परेशानी ना हो। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। सबसे पहले हम सब ने सुना ही होगा सिबिल स्कोर क्या है। सिबिल स्कोर बहुत ज्यादा मायने रखता है, और इस चीज पर ना थोड़ा सा हम टाइम देंगे, और आप भी इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए, सिबिल स्कोर क्या है? आपकी क्या फाइनेंशियल कंडीशन है, किस तरीके से आप अपने पैसे का उपयोग करते हैं, क्या आपकी इनकम है, किस तरीके से आपने अगर कोई लोन ले रखा, आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है, मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है। आपने अगर बैंक से पैसा ले लिया तो बैंक देखेगा ये बंदा हमें पैसे वापस देगा या नहीं देगा, वो चीज आपकी सिबिल स्कोर बताती है। सिबिल स्कोर आप अपना ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। एक बड़ी चीज चलती है कि अगर हम सिबिल स्कोर बार बार चेक करेंगे ना, तो वो डाउन हो जाता है। इसमें भी दो चीजें हैं। एक आप सॉफ्ट तरीके से चेक करें, एक हार्ड तरीके से चेक करें। सॉफ्ट तरीका क्या है? आप ऑनलाइन गए, आपने अपना सिविल स्कोर चेक कर लिया, उससे आपके सिविल स्कोर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हार्ड तरीका क्या होता है? अगर आपने बैंक में अप्लाई किया है किसी चीज के लिए, बैंक आपका सिविल स्कोर चेक कर रहे हैं, तो उसको हार्ड वे बोला जाता है। वहां अगर बार बार आपका सिविल स्कोर चेक हो रहा है, तो आपके सिविल स्कोर पर थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है, वो थोड़ा नीचे आ सकता है। अब सिविल स्कोर देखिए 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। तो पहला जो स्लॉट रहता है वो है 300 से 630। अगर यहाँ इसके बीच में आपका सिविल स्कोर है, तो आप इसको काफी पुअर मानिए। यहाँ पर आपको किसी बैंक से लोन मिलना काफी मुश्किल हो सकता है। प्राइवेट कंपनी की तरफ आपको जाना पड़ेगा, प्राइवेट फाइनेंसर की तरफ जाना पड़ेगा। वहां पर आपको काफी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब बड़े परेशानी में है, आपका सिविल स्कोर काफी खराब है। उसके बाद आपको 631 से 705, ये थोड़ा ठीक ठाक माना जाता है। हर एक बैंक आपको यहाँ पर लोन नहीं देगा, मतलब ज्यादातर बैंक अब भी आपको लोन नहीं देंगे, लेकिन फिर भी कुछ एक बैंक जो है वो आपको लोन देने में इंटरेस्टेड रहेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको काफी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट फाइनेंसर के पास आप जाते हैं, उनसे थोड़ा आपको कम देना पड़ेगा, थोड़ी सी परेशानी कम हो जाएगी, लेकिन अब भी आपका सिविल स्कोर इतना अच्छा नहीं है। थर्ड स्लॉट आ जाता है, वो है 706 से 779। यहाँ पर आपका सिविल स्कोर एवरेज या अच्छा भी हम मान सकते हैं, अच्छा मान सकते हैं, एवरेज तो लास्ट था, अच्छा सिविल स्कोर मान सकते हैं। मोस्ट ऑफ द बैंक जो है आपको लोन दे देंगे, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफी अच्छा आपको मिल सकता है। थोड़ा बहुत हाई रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, और काफी अच्छा लोन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिर आ जाते हैं इससे ऊपर 900 तक अगर आपका सिविल स्कोर रहता है ना, तो इसको एक्सीलेंट माना जाता है। लगभग हर बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार है, और आपको कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यहाँ पर लोन मिल जाता है। तो ये चीज एक बार ना आप खुद भी चेक कर लीजिए ऑनलाइन, आपका सिविल स्कोर कहाँ पर है। उस हिसाब से आप थोड़ा सा अपना माइंड सेट बना पाएंगे, आपको ही पता लग जाएगा आप कहाँ पर खड़े हैं, और आपको किस टाइप का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है। कहीं ऐसा ना हो आपका सिविल स्कोर काफी अच्छा है, वो लोग आपको जानबूझकर थोड़ा सा महंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दें। यहाँ पर आप बच सकते हैं। दूसरा एक और आपको देखना है, अगर आप सिविल स्कोर भी चेक नहीं कर रहे हैं ना, आपका कोई ना कोई बैंक होगा जिसमें आप ट्रांजेक्शन करते हैं, हो सकता है आपका बिजनेस अकाउंट है, हो सकता है आपका सैलरीड अकाउंट है, कुछ भी है, वहां पर एक बार चेक कर लीजिए क्या प्री अप्रूव्ड ऑफर आया हुआ है। अगर आप गाड़ी ले रहे हैं, तो कार लोन के लिए प्री अप्रूव्ड ऑफर है क्या, सिर्फ आपके अकाउंट में वो स्पेशल आता है। बैंक जो है ना वो अपने कस्टमर को देता है जो उसके अच्छे कस्टमर होते हैं। अगर आपके पास वहां पर कोई ऑफर आया हुआ ना, तो वो ऑफर आपको लगभग बेस्ट मिलता है। उससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह, या उससे बढ़िया ऑफर आपको कोई और बैंक, कहीं पर भी आप जाएंगे, खुद आप अपने बैंक के पास भी जाएंगे ना, तो वो भी इतना अच्छा नहीं दे पाएगा जो आपके उस अकाउंट के लिए बनकर आया है। अगर आपके पास प्री अप्रूव्ड ऑफर है, तो वो आपके लिए सबसे बेटर रहेगा। एक बार आप अपनी मोबाइल बैंकिंग में जाकर वो चीज भी चेक करेंगे, मिल जाता है तो सोने पर सुहागा आपके लिए हो जाएगा। फिर आपने लोन के लिए अप्लाई कर दिया है, अब आप गाड़ी का लोन लेने के लिए तैयार हैं। आप देखेंगे आपको कितना टेन्योर चाहिए, कितने साल के लिए आपको लोन चाहिए है, कितना अमाउंट बैंक आपको दे रहा है। अब हो सकता है बैंक आपको 10 लाख 15 लाख रुपए का लोन दे रहा है, और आपको 7 8 9 साल के लिए लोन दे रहा है, क्योंकि आपका सिविल काफी अच्छा है। तो वहां पर आपको ये नहीं करना है कि यार पूरा का पूरा लोन ले लें
और इतने टाइम तक के लिए हमें देना पड़ रहा है, तो आपकी ईएमआई भी थोड़ी 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 आ जाएंगी, तो चलो बड़ी गाड़ी ले लेते हैं। उस चीज पर आप मत रहिए। अगर आपको ज्यादा लोन मिल रहा है तो आपको ये नहीं करना बड़ी गाड़ी की तरफ जाना है। खैर वो आपकी मर्जी है, मैं उसमें नहीं कहूंगा, लेकिन आपको टेन्योर का थोड़ा सा ध्यान रखना है। जितना लंबा आप टेन्योर लेंगे ना, जितने ज्यादा साल के लिए लोन लेते हैं, थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है बैंक की तरफ से। मान लेते हैं 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, अगर आपने 4 साल के लिए लोन लिया है तो आपको 9% का मिलेगा। हो सकता है आपने वो 6 साल के लिए कर दिया तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो 9.5 कर दे। क्यों? क्योंकि टाइम बढ़ गया है, बैंक का रिस्क बढ़ गया है। आज आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, अगले 4 साल तक अच्छी रह सकती है, 6 साल गैप थोड़ा और बढ़ गया। जितना ज्यादा टाइम होता है ना, मतलब कंडीशन बदलने में, उतना ज्यादा रिस्क बैंक के पास रहता है। तो उस वजह से जितना ज्यादा हम लोन का टाइम लेते हैं, उस हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है। तो आप अपनी किस्तें जो है, ईएमआई जो है, उनको सस्ती या कम करने के चक्कर में टेन्योर मत बढ़ाना। और अगर बाई चांस रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं भी बढ़ता है तो भी इंटरेस्ट तो बढ़ ही रहा है ना। पहले आप सेम अमाउंट का 4 साल के लिए इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, अब सेम अमाउंट का आप 6 साल के लिए पे करेंगे, तो उसमें भी इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो आप एक बार ऑनलाइन चेक कर लीजिए जितना आपको लोन लेना है और कितने टाइम के लिए लेना है। वो आप क्यों ऑनलाइन, मतलब बहुत सारे ना टूल्स आते हैं, कैलकुलेटर आते हैं, वहां पर आप डालकर देखिए, बार बार देखिए कितने साल के लिए कितनी ईएमआई में पे कर सकता हूँ। उस हिसाब से फिर आगे उनको अप्रोच कीजिए, उनके हिसाब से मत चलिए, अपना पहले ही सारी चीजें सेट करके रखिएगा। फिर आपको अगर बैंक से ऑफर नहीं आया हुआ है ना, तो आप एक बार 2 या 3 बैंक के पास से थोड़ा सा जा सकते हैं कि कौन कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दे रहा है। वहां पर अपनी इंक्वायरी खुलवाने से पहले एक बार उनको बोल दीजिए कि आप सॉफ्ट चेक एक बार कर लो, मेरा क्रेडिट स्कोर ये है, सिबिल स्कोर ये है, तो उस हिसाब से मुझे कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है आप लोन दे देंगे। 2-3 बैंक से एक बार अप्रोच कर सकते हैं, जो आपको लगे कि थोड़ा कम दे रहा है, उसके बाद वहां पर आप लोन के लिए अप्लाई कीजिए। क्योंकि वो फिर वो हार्ड इंक्वायरी की हमने बात की थी ना, वो उससे वहां से इंक्वायरी करते हैं, और तब 2-3 बैंक से आप कंपेयर कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने का एक और तरीका क्या हो सकता है, एक और रीजन क्या है? अगर आपकी फैमिली में 2-3 लोग हैं जो लोन के लिए एलिजिबल हैं, तो कोशिश कीजिए जो सबसे कम एज के हैं ना, उनके नाम आप लोन लें, उनके नाम गाड़ी लें। एज फैक्टर जितना ज्यादा होता चला जाता है, रिस्क उतना ज्यादा है, और उस हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है। कम उम्र, अगर कोई 21, 22, 25 साल का कोई इंसान लोन ले रहा है गाड़ी पर, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है 9% का मिले। अगर कोई 40-50 साल का ले रहा है, हो सकता है उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का मिले। तो इस चीज से भी काफी फर्क पड़ता है, इसका भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर लोन में ना कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी होते हैं। अगर आपका लोन अप्रूव हो गया, मान लेते हैं हम 10 लाख रुपए का, 7 लाख रुपए का कुछ भी है, तो आपके बैंक में या जो गाड़ी वाले के पास, जो शोरूम पर जाएगा ना, डीलर के पास जाएगा, वो थोड़ा सा अमाउंट कम जाता है, क्योंकि एक प्रोसेसिंग फीस होती है, हर बैंक की अलग होती है। पहले ही पता कर लेना, काफी मोटी अमाउंट होती है आपकी, लगभग एक ईएमआई जितने पैसे यहाँ पर कट सकते हैं। 0% से 3.5% तक जो भी आपने लोन लिया, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया है, तो उस पर हो सकता है आपको 10,000, 12,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ जाए। कुछ बैंक बिल्कुल 0% भी कर देते हैं, अगर आपका सिविल काफी अच्छा है तो। वो एक बार आपको पता करना है, ताकि वहां पर आप मोटे अमाउंट ना दें। फिर एक और चीज आ जाती है, कुछ लोग क्या सोचते हैं ना, चलो यार मैं ना 4-5 साल के लिए लोन ले लेता हूँ, उसके बाद बीच में मेरे पास पैसे आने हैं, अगर वो आ गए तो मैं भर दूंगा, और अगर नहीं आए तो अपना ईएमआई चलती रहेंगी। मान लेते हैं 2 साल के बाद आपके पास पैसे आ गए हैं, अब आप वो लोन जो है क्लोज करना चाहते हैं, वहां पर प्री क्लोजर चार्जेस भी लगते हैं। मान लेते हैं आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया था, इंटरेस्ट वगैरह लगाकर 12 लाख रुपए आपको पे करने हैं। 2 साल तक आपने ईएमआई पे की, 3 लाख रुपए मान लेते हैं आपने वापस कर दिए, अब 9 लाख रुपए बचते हैं। 9 लाख रुपए में से हम मान लेते हैं 2 लाख रुपए जो है वो आपका इंटरेस्ट था, और 7 लाख रुपए अब भी प्रिंसिपल अमाउंट बचा हुआ है। तो प्रिंसिपल अमाउंट जो भी बचा होगा ना, उस पर 5% तक, 2%, 3%, 5% तक चार्जेस लगते हैं। मतलब 7 लाख पर 5%, 35,000 आपको प्री क्लोजर चार्जेस लग जाते हैं। जब आप लोन लेंगे तो एक बार बैंक से ये पता कर लेना यार, प्री क्लोजर चार्जेस कितने हैं। कुछ बैंक 0% पर करते हैं, कुछ बैंकों का ज्यादा होता है, 5-7% भी होता है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। वो भी एक बार आप प्री क्लोजर चार्जेस पता कर लेंगे, तो आपको लोन अगर बीच में बंद कराना है ना, तो आपको आइडिया रहेगा इस बैंक से लेना बढ़िया है। आज हो सकता है मुझे 0.5% महंगा लोन मिल रहा है, लेकिन अगर मैं बीच में क्लोज करूंगा ना लोन, उस टाइम पर मेरे पैसे ज्यादा बच जाएंगे। तो आप अगर प्री क्लोजर की सोच रहे हैं, तो उस हिसाब से भी बैंक को एक बार अप्रोच कर लेना, तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रह सकता है। तो वैसे तो लोन के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें हैं,
आज हमें सिर्फ इन्हीं बातों के बारे में बात करनी थी। आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। इस टाइप के वीडियोस के लिए आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।